हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एचबी में। आज हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं सीजीएल 2024 में पूछे गए जीके जीएस में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। तो ये लगभग 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीजीएल 2024 की एग्जाम्स में किस टाइप के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, स्मृति मंदाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, स्मृति मंदाना जो है वो विमेंस क्रिकेट टीम की प्लेयर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो आप इनका नाम याद रखें, स्मृति मंदाना जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, ये विमेंस क्रिकेट टीम की प्लेयर है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित आयोजनाओं में से कौन सा आयोजन प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों का हिस्सा नहीं है। तो लयबद्ध योगासन जो कि एकल तरीके से होता है, मतलब कि कोई एक करता है, तो ये प्रतिस्पर्धा योगासन खेलों का हिस्सा नहीं माना जाता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, लयबद्ध योगासन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, केडी जाधव जो एक नाम है, निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीता। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, केडी यादव जो है वो कुश्ती के खिलाड़ी हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं और ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। तो आप इनका नाम याद रखें, केडी यादव जो है वो कुश्ती के प्लेयर हैं। अगला है फोर्थ क्वेश्चन है मेरा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, युवा कार्य और खेल मंत्रालय MYAS के आगामी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 17 खेल विधाओं में कुल 10 खिलाड़ियों को मंजूरी दी गई है। तो कितनी मंजूरी दी गई है? 303 खिलाड़ियों को। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 17 खेल विधाओं में कुल 303 खिलाड़ियों को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 लंबाई के सफेद कॉर्ड्स नेट के साथ डैश आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन NBA अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होगी। तो कितनी होगी? 18 आंतरिक व्यास वाली। तो आप इनका आंसर याद रखेंगे कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 लंबाई के सफेद कॉर्ड नेट के साथ 18 आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो ये काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है हमारा, पर फिर भी आप इसे याद रखेंगे कि 2014 के एशियाई खेल में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता। तो 16 वर्षों के बाद ही स्वर्ण पदक जीता था। 2014 से 16 वर्ष पहले उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और फिर उसके बाद 2014 में एशियाई खेल में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता। सातवां क्वेश्चन आता है हमारा। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले एशियाई खेल जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आपका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित किए गए। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आठवां क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो ये शतरंज की प्लेयर है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, आर वैशाली जो है वो चेस की प्लेयर है और ये जो है शतरंज खेलती हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के मानदंडों के अनुसार खेल जीतने के लिए एक खिलाड़ी या फिर टीम को डैश के तुरंत बाद लगातार 2 अंक जीतने होते हैं। तो ये क्या है? ड्यूस। ड्यूस के तुरंत बाद जो है लगातार 2 अंक जीतने होते हैं। तो जो कोई भी टेनिस खेलता होगा वो ये वर्ड जानता होगा, ड्यूस। तो ड्यूस के तुरंत बाद ही टेनिस में लगातार आपको 2 अंक जीतने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि ड्यूस जो वर्ड है वो टेनिस के खेल में प्रयोग होता है। तो एक खिलाड़ी या फिर टीम को ड्यूस के तुरंत बाद लगातार 2 अंक जीतने होते हैं, तब वो गेम को जीत सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं।
तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेज़ल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ़ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कब की थी? तो भारत में पहली बार जो है एशियाई खेल की मेज़बानी कब की थी? 1951 में, 1951 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कब की थी? तो ये आखिरी बार किया था 1982 में। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे कि पहली बार एशियाई खेल कब हुए थे? 1951 में भारत ने किया था मेज़बानी, और आखिरी बार कब किसने किया भारत में एशियाई खेलों की मेज़बानी? तो किस ईयर में? 1982 में। तो आप ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंधित रखते हैं? मतलब कि बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो प्रमोद भगत, तो आप इनका नाम याद रखें। प्रमोद भगत जो है वो बैडमिंटन से संबंधित प्लेयर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल जो है वो कब हुए थे? तो 1976 में हुए थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल वर्ष जो है 1976 में आयोजित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में किस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने हैं? तो एशियाई खेल में उन्होंने पहली बार भाले को बहुत दूर फेंका, जिसकी वजह से वो स्वर्ण पदक उन्हें मिला, मतलब कि गोल्ड मेडल उन्होंने जो है जीता, हासिल किया। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। 2018 के टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, और वो भाला फेंकने वाले प्रथम खिलाड़ी बने जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो उन्होंने एशियाई खेल में ये स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2010 में हुए 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 2010 में 19वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, उसका उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ था? तो वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल देश में आयोजित हुए थे। तो कहाँ पे? रोम में आयोजित हुए थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि प्रथम जो पैरा ओलंपिक खेल होते हैं, पैरा ओलंपिक मतलब जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए भी खेल होता है ओलंपिक में, तो उसे पैरा ओलंपिक कहते हैं। मतलब कि जो मतलब सही से चल नहीं पाते या फिर जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उस तरह के भी खेल आयोजित होते हैं, उसी को पैरा ओलंपिक कहा जाता है। तो प्रथम पैरा ओलंपिक खेल जो है वो रोम में आयोजित हुए थे। आगे है नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो रॉजर बिन्नी जो है वो भारत के लिए क्रिकेट खेला करते थे। तो आप इनका राइट आंसर याद रखेंगे। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी जो है वो किस देश के लिए क्रिकेट खेला करते थे? तो भारत के लिए। जैसा आप साइड में इमेज देख पा रहे हैं, यही है रॉजर बिन्नी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्ड आउट नियम किस खेल में लागू होता है? जो टाइम्ड आउट नियम है वो क्रिकेट में लागू होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि टाइम्ड आउट नियम जो है वो किस खेल में है लागू? तो क्रिकेट में है लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो तितास साधु किस खेल से संबंधित है? तो इनका ये नाम हो गया तितास साधु, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो आप ऐसे प्लेयर्स को जरूर याद रखेंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर नहीं है, तो वही से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे तितास साधु जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी है। तो इनसे भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। ये शतरंज के प्लेयर है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जो है वो एक प्रसिद्ध टेन जो है शतरंज के खिलाड़ी है, मतलब कि चेस प्लेयर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मानक शर्तों के लिए एक नई क्रिकेट गेंद का भार न तो 155.9 ग्राम से कम होगा और ना ही 10 ग्राम से अधिक होना चाहिए। तो ये कितने ग्राम का होना चाहिए? लगभग 163 ग्राम के आसपास का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 155 से लेके 163 ग्राम के लगभग जो है क्रिकेट की गेंद का भार होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। क्रिकेट की जो नई गेंद होती है उसका भार कितना होता है? 155 ग्राम से लेके 163 ग्राम के बीच में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि है, क्रिकेट में लगातार डाली गई डैश वैध गेंदों का एक ओवर होता है जिन्हें गेंदबाज द्वारा पिच के एक छोर से पिच के दूसरे छोर पर खिलाड़ी बल्लेबाज के लिए फेंका जाता है। तो इसमें आपसे सिंपली पूछा गया है
कि एक ओवर में कितनी बॉलें होती हैं, तो 6 बॉल होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश में 1993 में आयोजित किया गया शार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत में जीता, कहाँ पे जीता था? लाहौर, पाकिस्तान में जीता था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपने याद रखा कि जो 1993 में आयोजित किया गया शार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत में जीता, वो कहाँ पे? लाहौर, पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के बीर गांव, जो बीर विलेज है, डैश में 2015 में पहली बार किस खेल स्पर्धा का मेजबानी किया था? तो जो हिमाचल प्रदेश का बीर गांव है, उसने 2015 में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का जो खेल है, उसकी मेजबानी की थी। तो आप इसको याद रखेंगे, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। तो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप जो 2015 में हुआ था हिमाचल प्रदेश के बीर गांव में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो शारदा एफसी। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, शारदा एफसी जो है वो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट या फिर इवेंट का नाम क्या है? तो भारत भारत में भारतीय खो खो टीम जो है उसका नाम क्या है? अल्टीमेट खो खो। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट या फिर इवेंट का क्या नाम रखा गया है? अल्टीमेट खो खो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से टेबल टेनिस का एक अन्य ऐतिहासिक नाम है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि टेबल टेनिस का और कौन सा एक ऐतिहासिक नाम है। तो आप जैसे नाम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पहला नाम है गौसिमा, ये पहला नाम हो गया। फिर इसी तरह दूसरा नाम है विफ वॉफ, तो विफ वॉफ ये दूसरा नाम हो गया। और तीसरा नाम है पिंग पोंग। तो ये सभी जो है वो टेबल टेनिस के ऐतिहासिक नाम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों नाम जो है वो टेबल टेनिस के नाम होते हैं, जैसे गौसिमा हो गया, विफ वॉफ हो गया और पिंग पोंग हो गया। तो ये सभी टेबल टेनिस का एक अन्य ऐतिहासिक नाम से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरण, एक बाउल, एक जैक और एक चटाई की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा खेल है जिसको खेलने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें? बाउल की, जैक की और चटाई की। तो ये लॉन बॉल्स हो जाएगा। तो लॉन बॉल्स आप याद रखेंगे, इसको खेलने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, राजवर्धन सिंह राठौर ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? तो ये 2004 का एथेंस जो हुआ था हमारा ओलंपिक, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट डैश चौड़ा होना चाहिए। तो जो कोर्ट की चौड़ाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 36 फीट होनी तक चाहिए, 36 फीट होनी चाहिए। जो हमारा टेनिस का अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है, उसकी टेनिस की जो मैदान की चौड़ाई होनी चाहिए, वो 36 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक सर्व को नेट से 1.98 मीटर मतलब कि 6.5 फीट दूर स्थित शॉर्ट सर्विस लाइन से गुजारना चाहिए। शॉर्ट सर्विस लाइन डैश में एक लाइन है, इसमें बैडमिंटन में, जैसे बैडमिंटन में आपने देखा होगा, उसमें शॉर्ट सर्विस लाइन में जो है एक लाइन होती है बैडमिंटन में, और एक सर्व को नेट से 1.98 मीटर मतलब कि 6 फीट दूर स्थित शॉर्ट सर्विस लाइन से गुजारना चाहिए। तो ये शॉर्ट सर्विस लाइन जो है ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये बैडमिंटन की खेल से रिलेटेड है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 32 क्वेश्चन हमारा, टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान अनुमत क्रमागत लेट्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये इसमें कोई सीमा नहीं होती, मतलब नो लिमिट। तो इस चीज़ में कोई भी सीमा नहीं होती। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं? तो इसमें लगभग 5 स्पर्धाएं खेली जाती हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं, मतलब कितने कंपटीशन होते हैं? तो 5 तरह के कंपटीशन होते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? मुंबई में किया था। तो आपका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया? तो मुंबई में किया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित रखती हैं? तो इसमें आपसे ये नाम पूछा गया है, पारुल परमार जो है ये बैडमिंटन की प्लेयर है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है, मतलब कि ये पैरा एथलीट है। तो ये पारुल परमार है और ये बैडमिंटन से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसे हम BWF के नाम से जानते हैं, ने अगले 10 वर्षों के लिए इंडिया ओपन को सुपर 500 लेवल के अपग्रेड करके सुपर 750 लेवल कर दिया गया है। तो अगले 5 वर्षों के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगले 5 वर्षों के लिए। आगे आते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित है? आपसे पूछा गया है कि जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है अनमोल खर्ब, ये हरियाणा के प्लेयर है। तो आपका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। तो आप इनका नाम याद रखिए कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो बैडमिंटन से है। और ये कहाँ से है, किस राज्य से, तो हरियाणा से है। आगे बढ़ते हैं, 38 क्वेश्चन आता है। बैडमिंटन का बॉडी, मतलब कि जो शटलकॉक होता है वो 16 पंखों से बना होता है। यह 62 से 70 लंबा होता है और इसका वजन जो है वो लगभग कितने बीच की होता है, तो 4.74 ग्राम से लेके 5.5 ग्राम तक होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जो बैडमिंटन का शटलकॉक होता है वो 16 पंखों से बना होता है और 72 से, मतलब 62 से 70 लंबा होता है। और ये कितने ग्राम का होता है, तो 4.5 ग्राम से लेके 5.5 ग्राम तक होता है। लगभग इतने ग्राम का होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान का मानक चौड़ाई कितना होता है? तो इसमें आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 55 मीटर होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है, तो 55 मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंधित रखती हैं? तो जो हॉकी खिलाड़ी हैं सविता पुनिया, वो किस राज्य से है, तो ये हरियाणा से हैं। तो आपका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, जो कि महिला हॉकी खिलाड़ी हैं सविता पुनिया और ये हरियाणा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो अल्टीमेट खो खो लीग जो सीजन 2 है उसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया? कटक में खेला गया था। तो आपका राइट आंसर कटक हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपसे पूछा गया है, बीसीसीआई जो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट को रेगुलेट करती है, वो उसके पहले अध्यक्ष हैं RE ग्रांट गोवन जो है, इनके पहले अध्यक्ष थे बीसीसीआई के। तो आप इनका नाम याद रख लीजिए, RE ग्रांट गोवन जो है वो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय या फिर गोल्ड रिंग को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम स्कोर कितना मिलता है? तो ये 10 स्कोर मिलता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि तीरंदाजी में जो गोल्ड रिंग को एक ही तीर से मारने पर कितने उच्चतम अंक मिलते हैं, कितना हाई स्कोर मिलता है, तो 10 हाई स्कोर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो जूडो ग्रेड से संबंधित कौन सा रंग नहीं है? गुलाबी। तो गुलाबी से रिलेटेड कोई भी जूडो ग्रेड्स नहीं होता, जैसे ब्लैक बेल्ट होता या ब्राउन बेल्ट होता, तो इसी से संबंधित कोई भी गुलाबी तरह का कोई भी बेल्ट जूडो से संबंधित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? जो कबड्डी होता है, कबड्डी में लोना एक तरह का मूव होता है, उसमें कितने अंक मिलते हैं? तो 2 अंक मिलते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? तो 2 अंक मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग जिसे IPL कहते हैं, ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? तो ऑरेंज कैप जो है वो लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। जैसा आप सभी को पता होगा कि IPL में ऑरेंज कैप उसी को मिला जाता है जो प्लेयर पूरे IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाता है। और इसी तरह एक पर्पल कैप आता है, वो किस प्लेयर को दिया जाता है? जो पूरे IPL के सीज़न में, एक सीज़न में जो है सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हो, मतलब कि जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिया हो, उसे पर्पल कैप दिया जाता है। और जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाया हो एक सीज़न के IPL में, उसे सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधिकारिक NBA नियमों के अनुसार प्रत्येक बास्केट रिंग को बैकबोर्ड की सुरक्षित रूप से जोड़ा जाना चाहिए, जिसका ऊपरी किनारा डैश ऊपरी और फर्श के समांतर तथा बोर्ड के ऊर्ध्वाधर किनारे के समान दूरी पर होगा। तो 10 डिग्री ऊपर की तरफ जो है वो किनारे से समान दूरी पर होगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जिसका ऊपरी किनारा जो है वो 10 डिग्री ऊपर की तरफ में रखा जाएगा। जो बास्केटबॉल का रिंग रिंग होता है, जिसमें जो बास्केटबॉल जाके गोल होता है, वो तो 10 डिग्री ऊपर की तरफ होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थी? तो ये थे नीरज चोपड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, विश्व एथलेटिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैंड स्टैंड, कास्ट, स्लिप्स, हैंड स्प्रिंग, ऑन वॉल्ट
बैक हैंडस्प्रिंग, स्प्लिट लीप और टेप स्विंग, ऑन बर्स, डैश में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो ये जो सभी शब्द आपने देखे हैं, ये सभी शब्द जो है किसमें प्रयोग होता है, कौन-सा ऐसा गेम है, तो जिम्नास्टिक में ये सभी वर्ड जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। तो आप इन सभी वर्ड को याद रख लीजिए। हैंडस्टैंड हो गया, कास्ट, स्प्लिट, हैंडस्प्रिंग, ऑन वॉल्ट, बैक हैंडस्प्रिंग, स्प्लिट लीप और टैप स्विंग, ये सभी वर्ड जो है वो जिम्नास्टिक में प्रयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनुष, एक डोरी, एक ब्रेसर, एक फिंगर टैब, एक तरकश, एक धनुष स्टैंड, एक धनुष प्रत्यंचा और निशाना साधने के लिए एक लक्ष्य डैश के उपकरण हैं। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, ये तीरंदाजी के सभी खेलों में प्रयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 51 क्वेश्चन है हमारा। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? जो भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार है, उसकी शुरुआत की गई थी 1985 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1985 में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो कि है हमारा अगला क्वेश्चन। 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले संस्करण में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था? जब 1961 में पहली बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो उसमें लगभग 20 लोगों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और 20 के 20 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 53 क्वेश्चन आता है हमारा। कर्णम मल्लेश्वरी के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 1994 से 1995 में इन्होंने जीता था। मतलब इन्हीं ईयर्स के बीच में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, कर्णम मल्लेश्वरी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? तो 11वें एशियाई खेल के बीजिंग में जो 1990 में एक खेल शामिल किया गया था, वो कौन सा खेल था? वो खेल था कबड्डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में कौन सा खेल शामिल हुआ? तो वो खेल शामिल हुआ था कबड्डी। तो आपका राइट आंसर भी कबड्डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि सीजीएल 2024 में किस टाइप के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह की और सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम ऐसी यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।